नमस्कार, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शाम के 4 बजने जा रहे हैं और वक्त है 4 के अलार्म का, जिसमें हम दिखाते हैं दिन भर की हर बड़ी खबर और हर बड़ी खबर का राउंड अप। सबसे पहले 4 बड़ी खबरों को आपके सामने हम रखते हैं हमेशा की तरह। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज जो 4 बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं वो कौन कौन सी है। पहली खबर आज की होगी, शिवसेना के साथ समाजवादी पार्टी में भी बगावत के दावे से सनसनी है। ओम प्रकाश राजभर के आरोपों में कितना है दम, करेंगे तफ्तीश। दूसरी खबर आज की, रीलबाज पुलिस वालों को योगी की चेतावनी, भ्रष्ट अधिकारियों की भी लिस्ट तैयार हो रही। तीसरी खबर, राम मंदिर दान गबन के आरोपियों के घर सन्नाटा, दिखाएंगे एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। और चौथी खबर आज की होगी जो आपके सामने रखने जा रहे हैं, G7 में आज डोनाल्ड ट्रंप से होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। क्या होगी खास बात, ये सब कुछ आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत आज की इस वक्त की 4 तस्वीरों के जरिए करने जा रहे हैं जो कि सुर्खियों में है। लेकिन क्यों, आइए पता करते हैं, देखते हैं तस्वीरें। सबसे पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के बलिया से, क्योंकि बलिया में भोजपुरी स्टार पवन सिंह और रवि किशन एक जन्मदिन पार्टी में पहुंचे थे, जहां इतने ज्यादा लोग जमा हो गए कि धक्का मुक्की होने लगी। हालात संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये देखिए तस्वीर। उत्तर प्रदेश का बलिया में बोली जाती है भोजपुरी। ओजा सब क्यों चिल्ला रहा कि आगे बढ़े पवन सिंह रवि किशन, और वही बीच मच गई भगदड़, चली गई लाठी मैंने पुलिस की तरफ से। ये तस्वीर चलिए, ये तस्वीर आपने देख ली। अब आगे बढ़ते हैं। अब बलिया के बाद आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से ये खबर है। देखिए, हादसे का एक दिल को दहला देने वाला वीडियो सामने आया। तेज रफ्तार लोडर ने टक्कर मारी, साइकिल सवार बुजुर्ग ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये कैमरे में कैद है, देखिए। ये देखिए, वो साइकिल सवार जा रहे थे अपने लेफ्ट की साइड से, लेकिन वो अनियंत्रित हुआ। टेम्पो ट्रेवलर ये जो है, ये बुजुर्ग जा रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल बाएं साइड में है, लेकिन सामने से ये मौके पर इन्होंने दम तोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से यह खबर है। सड़क हादसे में एक शख्स की यहां भी मौत की खबर है। सीसीटीवी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। देखिए जरा, तेज रफ्तार कार ने किस तरह बाइक सवार को रौंद डाला। ये देखिए, को दिखाने का, इन खबरों को दिखाने का हमारा एक मैसेज भी होता है, मतलब भी होता है कि हमेशा आप सावधान रहें सड़क पर, बिल्कुल सावधान रहें, क्योंकि हमेशा अपनी ही गलती नहीं होती, सामने वाले की गलती से जिंदगी चली जाती है। और सड़क पर जब भी आप कार बाइक कुछ भी चलाएं या कैसे भी जाएं, एकदम सावधान चौकन्ने रहें। अब आगे बढ़ते हैं। आज की चौथी तस्वीर, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के करीब आते ही सुरक्षा एजेंसियों ने कमर कस लिए, तैयारी कर लिए। पहलगाम में पुलिस, सेना और सीएपीएफ ने साझा मॉक ड्रिल की है। यह तस्वीर उधर बैठो आप। चलिए, ये तस्वीरें हो गई आज की 4। और अब पहली खबर आज की 4 के अलार्म की। समाजवादी पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने सपा में टूट की खबरों को खारिज किया है। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के आरोपों को उन्होंने बेबुनियाद करार दिया है, बेतुका बताया है। ओपी राजभर ने कहा था कि रामगोपाल यादव ने एक लिस्ट गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी है और दावा किया था कि लिस्ट में पार्टी छोड़ने वालों के नाम है। उन्होंने ये तक कहा कि इस टूट को अखिलेश यादव का भी समर्थन है, क्योंकि नेता भ्रष्टाचार के मामलों से जान छुड़ाना चाहते हैं। अब जैसे ये बयान दिया, कलबली मच गई यूपी की राजनीति में। रिपोर्ट दिखाने जल्दी से। ये बताइए, ओम प्रकाश राजभर की बात को हिंदुस्तान में कोई आदमी सीरियसली लेता है? जी, मैंने पहले भी कहा कि ओम प्रकाश राजभर तब बोलते हैं जब। क्या अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी भी टूट जाएगी? ऐसा दावा कर आज सबको चौंकाया यूपी सरकार में मंत्री और सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने। उन्होंने ये तक कह दिया कि खुद सपा महासचिव रामगोपाल यादव इसकी अगुवाई कर रहे हैं। रामगोपाल जी सूची बनाए और केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को चिट्ठी दिए और देखा दोनों लोगों को मुस्कुराहट।
राजभर का कहना है कि भ्रष्टाचार से घिरे सपा नेता अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उनका तो दावा है कि अखिलेश यादव की सहमति से ऐसा हो रहा है। सर रामगोपाल जी तैयारी तो कर रहे अखिलेश जी की भी इच्छा है, अगर रामगोपाल जी सोच रहे हैं तो अखिलेश यादव जी की भी इच्छा है। बिल्कुल इच्छा है। अच्छा। उधर समाजवादी पार्टी ने राजभर के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। रामगोपाल यादव ने कहा कि सपा में टूट के बात करने वाले अपनी चिंता करें। उनका दावा है कि राजभर खुद सपा में आने की कोशिश में है। देखिए, ओपी राजभर यानी ओम प्रकाश राजभर के दावे पर हमारी सहयोगी अजय दुबे ने सपा महासचिव रामगोपाल यादव से बातचीत की और रामगोपाल यादव ने राजभर के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। देखिए, बताइए, ओम प्रकाश राजभर की बात को हिंदुस्तान में कोई आदमी सीरियसली लेता है? जी, मैंने पहले भी कहा कि ओम प्रकाश राजभर तब बोलते हैं जब भी बोलते हैं तो उनकी स्थिति ऐसी होती है कि जब किसी व्यक्ति को वो हो जाता है सन्निपात, तो उसे ये नहीं मालूम होता है कि वो क्या कह रहा है, उसका अर्थ क्या है, उसे खुद नहीं मालूम होता है। तो ऐसी बात हमेशा करता है, हमेशा। कोई मतलब नहीं समाजवादी पार्टी के टूटना। अगर मैंने चिट्ठी लिखी है तो आप तो पत्रकार हैं, गृह मंत्री से पूछ लो कोई चिट्ठी लिखी है क्या? आपको भरोसा है अपने सांसदों पे सर? 100%, 99 भी नहीं। ये ईडी जांच, सीबीआई जांच, ये जांच, वो जांच, तमाम बातें ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि आपके नेता चाहते हैं कि बस अब छोड़ के आ जाए, ऐसी बातें कह रहे हैं। आप बहुत सीरियसली उसको ले रहे हैं। आपका गवर्नमेंट के पक्षकार हो गए। एवरीबडी नोज दैट नोबडी टेक्स नोटिस ऑफ हिज स्टेटमेंट। नोबडी, उसके परिवार के लोग उसकी बात को नहीं मानते। इस बीच एक और बड़ी खबर है, सियासी खबर है ये। देखिए, शिवसेना यूबीटी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 2 दिन से पार्टी के संपर्क में नहीं है। उनके बागी होने की खबरों के बीच शिवसेना यूबीटी ने कल दिल्ली में संसदीय दल की बैठक भी बुलाई आनंद फानंद में। सभी सांसदों को बैठक में उपस्थित रहने का व्हिप जारी किया गया है और इस बीच बागी सांसदों का कोई पत्र अभी तक स्पीकर को नहीं मिला है, न ही बागी सांसदों की स्पीकर से मुलाकात हुई है। उधर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत का आरोप है कि बागी होने के लिए 15-15 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। शिवसेना में एकनाथ शिंदे की बगावत के 4 साल बाद क्या बची हुई शिवसेना फिर टूट जाएगी? ये सवाल इसलिए कि 16 जून से शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसद पार्टी के संपर्क से बाहर हैं। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का दावा है कि बागी उनकी पार्टी के बागी सांसदों को पैसे देकर खरीदा जा रहा है। 15-15 करोड़ कल रात को दिया, पैसा पहुंच गया, ऐसा मुझे इंफॉर्मेशन है। और बाद में चार्टर फ्लाइट में बैठे, पहले पैसा हाथ में दे दो, वो पैसा लिया है लोगों ने, और बाद में चार्टर फ्लाइट दिया। नांदेड़ से, पुणे से, 3 जगह से चार्टर फ्लाइट छोड़े। आज ही संजय राउत समेत शिवसेना यूबीटी के 3 सांसद लोकसभा स्पीकर से मिले। राउत ने कहा कि अगर किसी को जाना है तो वो इस्तीफा दे दे, वरना जनता उसे नहीं छोड़ेगी। अब उनको नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई है उसमें से ऐसा कोई करता है तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठी, अब जनता चुप नहीं बैठी। उद्धव की शिवसेना में बगावत की पुष्टि तब हुई जब 16 जून को लोकसभा में पार्टी नेता अरविंद सावंत ने स्पीकर ओम बिड़ला को पत्र लिखकर कहा कि अगर उनके सांसदों का कोई गुट लोकसभा में अलग गुट की मांग करने आए तो मांग मानने से पहले पार्टी के पक्ष पर विचार किया जाए। और अब एक नजर डाल लेते हैं शिवसेना यूबीटी के कौन कौन से सांसद बागी बताए जा रहे हैं। 9 में से जो 6 सांसद अपनी पार्टी के संपर्क से बाहर हैं वो हैं, आप यहां से नजर डालिए। संजय दीना पाटिल, सांसद लोकसभा मुंबई उत्तर पूर्व। दूसरा नाम है संजय देशमुख, सांसद लोकसभा यवतमाल। और तीसरा नाम है नागेश पाटिल अष्टिकर, सांसद लोकसभा हिंगोली से आते हैं। देखते भी जाइए साथ साथ। ओम राजे नाइक निबालकर, सांसद लोकसभा कहां से? धाराशिव से। और संजय जाधव हैं सांसद लोकसभा परभणी से, ये भी हैं सूची में। और भाऊ साहेब वाकचौरे, सांसद लोकसभा, ये कहां से? शिरडी से। और जो 3 सांसद उद्धव के साथ हैं वो कौन कौन है? अरविंद सावंत, सांसद लोकसभा दक्षिण मुंबई। अनिल देसाई, सांसद लोकसभा दक्षिण मध्य। और तीसरा जो नाम है राजा भाऊ वाजे, ये नासिक से सांसद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वक्त शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबर यानी 4 बिग न्यूज आपके सामने रखने का वक्त है। आइए डालते नजर और देखिए 4 बड़ी खबर इस वक्त।
देखिए 21 जून को फिर हो रही नीट परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए यूपी सरकार का बड़ा ऐलान, बस किराए में मिलेगी 50% की छूट। राजस्थान के स्पीकर माफ करिएगा, राजस्थान के सीकर में नीट परीक्षा से पहले अलर्ट पर पुलिस, कोचिंग क्षेत्रों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। पेपर लीक के खिलाफ राहुल गांधी का आज से देशव्यापी अभियान, कोटा में छात्रों के साथ करेंगे संवाद। सोशल मीडिया पर लिखा यह छात्रों के भविष्य की लड़ाई। वहीं राहुल गांधी के छात्र संवाद को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा, कहा छात्रों को लेकर राजनीति कर रहे राहुल, यह कांग्रेस की विक्षिप्त मानसिकता। अगली बड़ी खबर यूपी से, देखिए उत्तर प्रदेश में ड्यूटी पर तैनात रीलबाज अधिकारियों की खैर नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें सुधरने का अल्टीमेटम दिया है। योगी ने वरिष्ठ अफसरों से कहा है कि भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई करें। योगी ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो एक ही दिन में 100 से ज्यादा को निलंबित कर दूंगा। यह बड़ी खबर और यह बड़ा स्टेटमेंट है। हाल फिलहाल आपने देखा होगा वर्दी में रीलबाजी का जो एक चलन है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आया। उसको लेकर सख्ती दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ड्यूटी के दौरान बहुत सारे लोग रील बनाते हैं। ये सुना आपने, यूपी में ड्यूटी के दौरान रीलबाज अफसरों की अब खैर नहीं, क्योंकि योगी की ऐसे रीलबाजों पर पूरी नजर है। एक कार्यक्रम के दौरान योगी ने ऐसे रीलबाजों को नसीहत दी थी। ड्यूटी के दौरान बहुत सारे लोग रील बनाते रहते हैं। ये अनुशासनहीनता का एक पार्ट है। उस समय हमें अपने ड्यूटी के प्रति सजग होना होगा, न कि रील बनाना होगा। सिर्फ रीलबाज अफसर ही योगी के निशाने पर नहीं है, भ्रष्टाचारी अफसरों को भी अल्टीमेटम दे दिया है। भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची तैयार की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी अपने स्तर पर ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित करें। कार्रवाई नहीं हुई तो वो स्वयं कठोर कदम उठाएंगे। एक ही दिन में बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करूंगा। योगी की जीरो टॉलरेंस नीति बरकरार है और अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम लगातार है। तो उत्तर प्रदेश में ड्यूटी पर तैनात रीलबाज अफसरों की खैर नहीं, जैसा कि आपको हमने बताया, और अल्टीमेटम भी दिया गया है सुधारने का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर देखिए उत्तर प्रदेश से ही है, क्योंकि यूपी में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन भी क्लीन जारी है। अपराधियों को चुन चुनकर सबक सिखाया जा रहा है। 9 जून को उत्तर प्रदेश के बागपत में व्यापारी पिता पुत्र को गोलियों से भून डाला गया था। इस हत्याकांड के तीसरे आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया है। ये तस्वीरें हैं, उसको भी गोली लगी है इनकाउंटर के दौरान, और वो भी अब कराहता हुआ नजर आ रहा है और माफी मांगता हुआ। ये देखिए बागपत के बड़ौत में 9 जून को चर्चित व्यापारी पिता पुत्र हत्याकांड में फरार आरोपी भीमसेन को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। 25,000 रुपए के इनामी बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी और उसे जंगलों से टांग कर बाहर लाया गया। पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में अभियुक्त के दोनों पांवों में गोली लगी, जिसको प्रारंभिक उपचार के लिए जिला अस्पताल बागपत रवाना किया गया है। भीमसेन ने हिस्ट्री शीटर के साथ मिलकर व्यापारी सोहनलाल और उनके पुत्र विकास को ताबड़तोड़ गोलियां मारी थी, जिसके बाद हिस्ट्री शीटर को पहले भीड़ ने पीटा, उसके बाद दीपू नाम के व्यापारी ने गोली मार दी थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। भीमसेन ने हिस्ट्री शीटर वरुण और जॉनी के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। हत्याकांड में शामिल तीसरे आरोपी जॉनी को हरियाणा के भिवानी से गिरफ्तार किया जा चुका है। देखिए गाजीपुर और मुरादाबाद में पुलिस ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है। गाजीपुर में दुष्कर्म के आरोपी को गोली मार दी पुलिस ने। मुरादाबाद में 25,000 के इनामी को कानून का मतलब समझाया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से। संतोष यादव की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में तलाश थी। गाजीपुर के मर्दह थाना इलाके में पुलिस की उसके साथ मुठभेड़ हो गई। फिर संतोष के दोनों पैर चलने के लायक नहीं बचे। पुलिस ने पहले गोली दागी, फिर उसे अस्पताल पहुंचाया। अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगा। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा फायर किया गया, जो अभियुक्त के दोनों पैरों में घुटने के नीचे गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया है। मुरादाबाद के कुंदरकी में 25,000 के इनामी और हत्या के आरोपी निखिल चौधरी को चलने के लायक नहीं छोड़ा गया। पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी, इसमें एक बाइक जो संदिग्ध थी उसको पुलिस के द्वारा जब रोका गया तो इसमें दोनों जो बाइक सवार थे उनके द्वारा पुलिस पे फायरिंग की गई।
जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। गिरफ्तारी के बाद निखिल चौधरी ने कबूल किया है कि 14 जून को खिताबपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते उसने अपने भाई विशाल के साथ मिलकर पहले आशीष को गोली मारकर घायल किया, उसके बाद अंकित की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस आरोपी के भाई विशाल की तलाश कर रही है। वहीं प्रयागराज और बुलंदशहर में भी ऑपरेशन क्लीन की तस्वीर देखने को मिली है। देखिए, यहां पुलिस ने ट्रिपल मर्डर में शामिल आरोपी को गोली मारी है और बुलंदशहर में पुलिस पर हमला करने वाले अपराधी को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। 65 साल के बुजुर्ग हिमांशु यादव के प्रेम में बाधा बन रहे थे, जिसके बाद हिमांशु ने ट्रिपल मर्डर कर दिया। हिमांशु ने इस वारदात को कैसे अंजाम दिया, ये सुनिए। करीब 65 वर्षीय बुजुर्ग एवं उसके परिवार की 2 अन्य वृद्ध महिलाएं जिनकी उम्र करीब 60-62 वर्ष है के सर पर किसी भारी वस्तु से मार करके हत्या की गई थी। यमुनानगर में हुए इस हत्याकांड का खुलासा खुद मृतक के फोन से हुआ, क्योंकि हिमांशु ने हत्या से पहले बुजुर्ग को फोन किया था। आरोपी का मृतक के भाई की बेटी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और करीब 4 महीने पहले दोनों घर से भागे थे, लेकिन प्रेमिका के घर वाले शादी को राजी नहीं थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने दरोगा की पिस्टल छीनने की कोशिश की, जिसके बाद उसके पैर में गोली मारी गई। पुलिस ने इस केस में प्रधान सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना इलाके में भी पुलिस ने मुठभेड़ की वही कहानी बताई है। चेकिंग के दौरान आरोपी विनोद उर्फ कालिया ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं इस वक्त क्राइम जगत से जुड़ी 4 बड़ी खबरें आपके सामने। मथुरा में इंस्टाग्राम पर टिप्पणी को लेकर 2 पक्षों में विवाद, जमकर पत्थरबाजी, 4 लोग घायल हो गए। और वहीं यूपी के बागपत में पुरानी रंजिश को लेकर खूनी झड़प, 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, कई लोग घायल हैं। जबकि बिहार के मधुबनी की जमीनी विवाद में बवाल हुआ, प्रशासन के सामने बुजुर्ग ने खुद को आग के हवाले कर लिया, हालत गंभीर। और गाजियाबाद पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी, आंखों में तख्तियां लेकर बदमाशों ने अपराध ना करने की शपथ ली। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी में टूट का दावा किया है और कानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे केशव मौर्य। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार हैं। मौर्य ने कहा कि सपा टूटने को तैयार, लेकिन हम तोड़ नहीं रहे। डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा सफाई जाने वाली है और भाजपा लखनऊ में सत्ता में रहेगी। 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव के गलियारे में नहीं चल सकता। सम्मेलन करें चाहे ठाकुर सम्मेलन करें, लेकिन उनके किसी सम्मेलन का सपा के लिए कोई फायदा नहीं होने वाला। सपा सफाई जाने वाली है, भाजपा लखनऊ में है, लखनऊ में रहेगी, यानी सत्ता में है, सत्ता में रहेगी। सपा में तो अभी तो सपा टूटने को तैयार है, लेकिन हम तोड़ नहीं रहे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं ये। और इसके पहले भी आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा, यह दावा किया, लेकिन रामगोपाल यादव ने इन खबरों को बेबुनियाद करार दिया। और यह पहली बार नहीं है जब केशव मौर्य ने यह दावा किया। पिछले कई सालों से आप उठाकर देखें तो उन्होंने यह दावा कई बार किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसको खंडित कर रही है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे 4 के अलाम में। एनडीटीवी इंडिया पर मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, राम मंदिर चढ़ावा गबन केस में जांच चल रही है, जारी है। एक रिकॉर्ड खंगाल रही है एसआईटी और सीसीटीवी फुटेज भी जब्त किए गए हैं। आज एसआईटी जांच का 3रा दिन है। राम मंदिर गबन के मामले में यूपी में सियासत भी काफी तेज। रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर के चढ़ावे में गबन के आरोप हैं और यूपी सरकार पर कड़ी कार्रवाई का दबाव है। विपक्ष के अलावा साधु संत भी हमलावर हैं। योगी सरकार ने एसआईटी बनाई, लेकिन समाजवादी पार्टी न्यायिक जांच की मांग पर अड़ी है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी अखिलेश यादव के सुर में सुर मिला रहे हैं। वो एसआईटी की अगुवाई कर रहे सीनियर आईएएस विजय विश्वास पंत पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। एसआईटी में वैसा ही अधिकारी नियुक्त है जो अधिकारी इलाहाबाद के स्टैम्प पैड में पूरा वो उसमें आरोपित है। कमिश्नर था वहां पे विजय विश्वास पंत, उसी को एसआईटी का इंचार्ज बनाया गया है। जो आदमी खुद इस तरह की चीजों में
खुद ही फंसा हुआ है, वो SIT जांच करेगा भगवान राम के मंदिर का। मेरी मांग है कि वहाँ माननीय हाईकोर्ट की सिटिंग जज के द्वारा इसकी जांच कराई जाए और समयबद्ध जांच हो। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हमलों का जवाब देते हुए यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव मौर्य आगे आए। भी गड़बड़ किया होगा, मैं यह मानता हूँ कि उसकी जांच से सच्चाई सामने आएगी और श्री हनुमान जी महाराज की गदा उन पर चलेगी। देखिए, अयोध्या के कथित चढ़ावा घोटाले में SIT जांच का तीसरा दिन है। पुलिस की तफ्तीश का दायरा भी बढ़ रहा है। NDTV की टीम कुछ आरोपियों के घर और गांव तक पहुंची तो वहां सन्नाटा पसरा नजर आया। ये आस्था से जुड़ा मामला है और यूपी की सियासत में इसकी गूंज है। कथित चंदा घोटाले की कड़ियां एक परिवार से जुड़ती दिखाई दे रही है। पूछताछ के दायरे में शामिल 3 लोग एक ही घर के हैं। रवि मिश्रा, उनका बेटा संकल्प मिश्रा और दामाद लवकुश मिश्रा। जांच टीम इनसे बारीकी से पूछताछ कर रही है और मंदिर से इनके जुड़ाव की कड़ियों को भी खंगाल रही है। हमारी टीम रवि मिश्रा के घर मिल्कीपुर के ईंट गांव पहुंची। तो अब आप लोगों से ज्यादा मतलब नहीं है? नहीं सर। आपके बेटे भी पोते भी आपसे मतलब नहीं रखते? कोई बड़ा आरोप लगा कि पैसा कमा लिए, बहुत ज्यादा मंदिर से चंदा चोरी कर लिए। हमें सब ये सब कुछ नहीं मालूम, ना कुछ बताया गया हमको। रवि मिश्रा के बुजुर्ग पिता मसले पर कुछ भी बोलने से बचते रहे। बेटे और पोते से अपने संबंधों पर भी पल्ला झाड़ गए। गांव में सन्नाटा पसरा है। कैमरे के सामने कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। देखना होगा कि इस सन्नाटे को चीरकर सच कैसे सामने आता है। हमारी टीम अयोध्या के फगौली ठकुरान गांव भी पहुंची, जहां आरोपी लवकुश मिश्रा के घर के बाहर सन्नाटा था। मैं इस वक्त अयोध्या के फगौली ठकुरान गांव में हूं। ये वो गांव है जहां का रहने वाला लवकुश मिश्रा भी उन लोगों में शामिल है जिनसे SIT ने पूछताछ की है। लवकुश मिश्रा रवि मिश्रा का दामाद है। और जहां की घर की बात करें तो ये गांव का घर है। ये बिल्कुल सामने जहां पे एक गाय बंधी हुई है, ये वो घर है। चूंकि इस वक्त घर में सिर्फ महिलाएं हैं, इसलिए हम उनके घर नहीं जा रहे हैं। लेकिन हमने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो लवकुश की बहन हमें मिली, जिन्होंने बिना दरवाजा खोले हमसे कहा कि उनके भाई का कोई दोष नहीं है। कुछ मंदिर से जुड़े कैसे हैं? हमें नहीं पता भैया, बेरगर की एक बतिया है, पूछ के परेशान कर रहे हैं। अच्छा, तो उनके ससुर तो रवि मिश्रा है ना? नहीं, तो उनके ससुर को भी नहीं जानते, अपने भाई के बारे में नहीं जानते, उनके ससुर के बारे में कैसे जानते? तो यहाँ नहीं रहते हैं क्या वो? नहीं, यहाँ नहीं रहते थे, वो फैजाबाद में तो रहते थे रूम में। हमें पूरा भरोसा अपने भाई को, पर ऐसा कोई काम नहीं किया, झूठा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, SIT जांच का तीसरा दिन है। मंगलवार को रात 11 बजे तक जांच हुई और 2021 से अब तक के सारे रिकॉर्ड देख रही है SIT। दान जुटाने वाली एजेंसी के पेपर भी जांचे जा रहे हैं। दान पेटियों के पास की CCTV फुटेज ली गई है। दान वाले कमरे के पास तैनात जवानों से बातचीत हुई है। पुलिस UP SSF जवानों से फीडबैक लिया है। दान विभाग के कर्मचारियों पर भी नजर बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर। देखिए, मुहर्रम के मौके पर यूपी से सख्त संदेश आया है। CM योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश जारी किए हैं। बड़ी खबर यह है कि मुहर्रम के मौके पर योगी का जो निर्देश है, हथियारों के प्रदर्शन और तेज डीजे पर पाबंदी है। मातम के अवसर पर शक्ति प्रदर्शन ना हो, शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। सीमा से ज्यादा ऊंचा ना हो ताजिया, मुख्यमंत्री का यह निर्देश। यूपी के CM के सख्त निर्देश के बाद फिरोजाबाद की सड़कों पर पुलिस का अमला उतरा। ताजिया कमेटी के पदाधिकारियों से मुलाकात की, जुलूस के रूट के साथ बाकी सुविधाओं का निरीक्षण किया। तो में आज करबला का निरीक्षण किया गया है और चूंकि यहाँ पर जो मुहर्रम का दिन होगा उस दिन काफ़ी लोग आएंगे, काफ़ी भीड़ होगी, तो उसके दृष्टिगत जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं और जो हमारे लाइन ऑर्डर के पॉइंट से जो हमारे बिंदु हैं उन सभी को देखा गया है। प्रशासन ने ताजियों की ऊंचाई भी तय कर दी है। फिरोजाबाद में 8 फीट से ऊंचे ताजियों की इजाजत नहीं है। निर्धारित रूट है, उसी रूट से ताजिए निकलेंगे। हाइट को लेके डायरेक्शंस एकदम क्लियर कर दी गई हैं। अंडरटेकिंग्स ऑलरेडी सभी लोगों से ली जा रही हैं। कुछ इसी तरह की तस्वीर कानपुर में भी दिखी, जहां आयुक्त की निगरानी में जुलूस मार्ग का निरीक्षण और फ्लैग मार्च किया गया। और इधर संभल और अमरोहा में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। मुहर्रम कमेटी के लोगों से मुलाकात की। संभल में जुलूस से पहले सड़कों के अतिक्रमण को हटाने की हिदायत भी दी गई।
अमरोहा के टीपी नगर चौराहे से कोतवाली नगर थाने तक पुलिस ने मार्च किया। सराफा बाजार से गंज चौराहा तक लोगों से मुलाकात की गई। उन्हें निर्देश के साथ भरोसा दिया गया कि प्रशासन उनके साथ है। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील सभी से की जा रही है और उसी के क्रम में ये फ्लैग मार्च किया गया है ताकि क्षेत्र के लोगों में विश्वास जगाया जा सके कि प्रशासन उनकी संवेदनाओं के प्रति सजग है। पिछले लंबे अरसे से संवेदनशील शहर संभल में पुलिस एक सीसीटीवी को दुरुस्त कर रही है। संभल में पुलिस ने 7 किलोमीटर लंबा फ्लैग मार्च किया। यहाँ ताजिए की ऊंचाई 12 फीट तक तय की गई है। कुछ निर्देश है कि जो परंपरागत हाइट होती है ताजियों की वही होनी चाहिए, उससे डेविएशन ना हो, उसमें ना हो। संभल में फ्लैग मार्च के दौरान प्रशासन ने सार्वजनिक भूमि पर हुए अस्थायी कब्जों को हटाने के भी निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की प्रतिष्ठित मस्जिदों और मदरसों में पुलिस ने लोगों से मीटिंग भी की और देखिए जुलूस के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की गई है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जुलूस में शामिल होने वालों को मुहर्रम की अहमियत याद दिलाई। नया एक ऐसा दौर जहां सिर्फ खुशियां रहेंगी, जहां सिर्फ विकास की बात होगी, जहां सिर्फ तरक्की की बात होगी, जहां एजुकेशन की बात होगी, जहां इस फसाद के लिए कोई जगह नहीं होगी। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ये तस्वीर कहती है कि जब पुलिस के साथ साथ समाज भी जिम्मेदारी उठा ले तो बड़ी बड़ी अड़चनों को खत्म किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बैठक की और तय हुआ कि मुहर्रम के पैगाम को पूरे अमन के साथ लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तमाम हजरात से गुजारिश है कि जलसे और जुलूस के सिलसिले में जो भी रूल्स और रेगुलेशन हैं उस पर पूरी तरीके से अमल किया जाए और अपने अपने जलसों में या मजालिस में कोई ऐसी बात ना कही जाए जिससे कि किसी की भी दिल आज़ारी होती हो या किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हों। लखनऊ के संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने पैदल गश्त बढ़ा दी है। पुलिस ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। और अगली खबर देखिए, फ्रांस के एवियन शहर में G7 की बैठक के दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से होने जा रही है। दोनों नेताओं की मुलाकात तो हो चुकी है लेकिन द्विपक्षीय बातचीत आज होगी। इस मुलाकात में अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते को जल्द से जल्द फाइनल करने पर बात हो सकती है। इससे पहले पीएम मोदी ओमान की खाड़ी में अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत का मुद्दा भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने उठा चुके हैं। कल आउटरीच सेशन में ट्रंप की मौजूदगी में उन्होंने ये बात कही थी। इसके अलावा पश्चिमी एशिया युद्ध से पैदा हालात और समुद्री व्यापार की रुकावटों को दूर करने का भी मुद्दा प्रधानमंत्री ने कल उठाया था। अब देखना है कि इस मुलाकात में क्या ट्रंप और मोदी के बीच पुरानी गर्मजोशी लौटेगी। फ्रांस में G7 में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति 16 जून को जब मिले तो वो गर्माहट नहीं दिखी जो हमेशा दिखाई देती थी। दोनों नेताओं के बीच 16 महीने बाद हुई मुलाकात में हाथ तो मिले लेकिन गले नहीं। फोटो सेशन में भी निगाहें नहीं मिली। दरअसल इन 16 महीनों में दुनिया बहुत बदल गई। दुनिया के देशों के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद अमेरिका ने ईरान पर भी हमला बोला। हॉर्मुज बंद हुआ तो तेल की सप्लाई बंद हुई। असर भारत के आम आदमी की जेब तक महसूस हुआ। ट्रंप के मुताबिक अब ईरान के साथ समझौता फाइनल है। शुक्रवार को दस्तखत होने हैं। लेकिन समझौते से कुछ दिन पहले ओमान की खाड़ी के पास 3 भारतीय जहाजों सेट्टे-बेलो, मैरीवेक्स और जलवीर पर अमेरिकी हमले हुए। सेट्टे-बेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत पर भारत ने अमेरिका से सख्त नाराजगी जताई। इन हालात में आज फिर प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप से द्विपक्षीय मुलाकात होने वाली है। इस बीच भारत अमेरिका के रिश्ते नरम गरम रहे हैं। ट्रंप और मोदी एक दूसरे को अच्छा दोस्त बताते रहे हैं लेकिन जमीन पर अमेरिका का रवैया भारत को चोट पहुंचाता रहा है। अब देखना है कि उस चोट पर आज की मुलाकात कितना मरहम लगा पाती है। तो फ्रांस के एवियन में G7 की बैठक और आज होने वाली ट्रंप मोदी मुलाकात पर वहां से ताजा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विष्णु सूद। घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे यहाँ एवियन में जहाँ G7 समिट हो रहा है। 1 साल के बाद दोनों नेता मिलेंगे यहाँ G7 पे और ये देखना पड़ेगा कि भारतीय सेलर्स, इंडियन सेलर्स पे जो हमला हुआ था रिसेंटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उस मामले में राष्ट्रपति ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में बातचीत होगा या नहीं। मेरे ख्याल से कुछ होगा क्योंकि कल यहाँ G7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इंटरनेशनल वाटरवेज में
सेलर्स के खिलाफ अटैक्स नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है, हमें बताया जा रहा है कि ट्रेड डील कंप्लीट करने के लिए, ऑपरेशनलाइज करने के लिए ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस दोनों साइड्स पे नहीं है और शायद इस बारे में बातचीत होगा। 40 या 45 मिनट का बातचीत होगा राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। और इस स्टेज में लगता है कि भारत और अमेरिका अपने रिलेशनशिप, अपने जो बायलैटरल इक्वेशन है उसको फिक्स करना चाहते हैं। लास्ट 1 साल से काफ़ी टेंशन रह चुका है, पर शायद इस वक्त फॉरवर्ड लुकिंग एक एजेंडा लेके प्रधानमंत्री मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप से। अब देखा जाएगा कि इसका एंड नतीजा क्या होगा। देखिए, फ्रांस में चल रही G7 की बैठक में दुनिया के कई ताकतवर देशों के प्रमुख जुटे हैं। औपचारिक तौर पर वो क्या बात करते हैं ये हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चलता है, लेकिन दुनिया के बड़े नेता अनौपचारिक तौर पर क्या बात करते हैं ये जानने में सबकी दिलचस्पी रहती है। G7 के दौरान इन्हीं बड़े नेताओं की कुछ अनौपचारिक बातचीत सामने आई, जो कहीं गंभीर है तो कहीं दिलचस्प भी है। जरा देखिए आप। Because I need to come to Brussels. So first, do you have bilaterals being organized with President Trump? Trump, yes. He said if you want to meet, we can have a situation. There's more respect. So we will have this window now, but as you stay longer, let's say around between tonight you are free. Yes. You understand? Yeah. Rain. Before we move. You want. I'm friends again. We are friends again. Always been friends. No. Yes, it was quite injustice. Yes. Yeah, good. But I very fine. We all want to. Good. Yeah, raise the stand. so you can consider me a fighter. Yes. No gentle lady. Yeah. No. Sleep right through the sleep a bit. I have to take off. Yes. Good morning. Yes. Wake up. Had a cigarette left. No. No. Georgia. When? No. Last night. Good. When did you And that's it. Never look back. when years ago? So, where's the president of the G7? He's left his watch. He left. He left. You're lost. Got his watch.